विषय में, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में हम लोगों को अवगत कराएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री रामेश्वर निशंकर जी, आप निदेशक हैं धर्मपाल शोकपीठ के, धर्मपाल शोकपीठ भोपाल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपने कर्तव्य के लिए आप हैं। धन्यवाद। आदरणीय यादव जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय विभीषण सिंह जी, आदरणीय मिथिलेश जी, सिंह साहब, सिंह जी, सुरेंद्रपाल सिंह जी, आनंद मिश्र जी तथा महेश जी, नवल जी और सभी। एक तो शुरू में सचमुच मिथिलेश जी ने काफ़ी भावमय वातावरण बना दिया। जग में लहरेला जस बाबू कुंवर सिंह, जगवा में लहरेला जस बाबू कुंवर सिंह, वो सही है। मित्रों, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको इतिहास के संदर्भ में कैसे देखना चाहिए और अब तक जो देखा गया है उसमें क्या त्रुटि थी, केवल उसकी ओर इशारा करूँगा। क्योंकि वैसे तो स्वयं आशा जी ने प्रारंभ में ही थोड़ा सा उनकी जो मुख्य वीरता की गाथाएँ हैं उनका संकेत कर ही दिया है। उस पर अन्य लोग भी चर्चा करेंगे, मैं भी थोड़ी चर्चा करूँगा। लेकिन अपने वीर पूर्वजों को कैसे देखना, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो भाव के स्तर पर तो हम सब लोग उनका स्मरण करते हैं। 138 वर्ष पूर्व वो जन्मे थे और आज कर रहे हैं, आगे भी अभी सैकड़ों वर्ष करेंगे। लेकिन क्या होता है कि यदि हम बुद्धि के स्तर पर भ्रमित हो जाएं तो सारी स्मृति वो पुष्पिता रहती है, फलित नहीं होती। अभी जो चल रहा है वो अंग्रेजों ने जिस तरह से देखा, मनुष्य के जीवन में ये बड़ी प्रसिद्ध बात है, आप सब जानते ही होंगे कि कोई भी बात जो हम देखते हैं और जिस रूप में देखते हैं, जिस रूप में उसका वर्णन करते हैं, दोनों का संबंध हमारी बुद्धि से होता है। मतलब कोई घटना घटित हो रही है और हम उसका वर्णन कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ होते हैं। इसलिए बड़ा जिसे कहते हैं जटिल या बड़ी मिश्रित दशा है। क्योंकि मानव जीवन में कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसका कोई, जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वस्तुनिष्ठ वर्णन संभव। सारे ही वर्णन अंत में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के होते हैं, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। तो ये जो चल रहा है इतिहास के नाम पर भारत में कूड़ा करकट, वो अंग्रेजों ने जिस तरह से बात को फैलाया वही भाषा चल रही है। तो अब समय आ गया है कि हम लोग धीरे धीरे उस भाषा से मुक्त हो जाएं। जैसे विद्रोह किया, ये कहेगा विद्रोह, कोई राजा थे क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक भारत की राजा तो नहीं थी। या तो आप ये कह दीजिए कि विक्टोरिया झूठ बोलती हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1858 को जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, सबसे पहले इलाहाबाद में डुबकी पिटवा के पढ़ा गया, फिर सारे देश में पढ़ा गया। उसमें साफ उन्होंने कहा है कि आज से मेरा भतीजा करजन भारत का प्रथम वायसराय होगा। अब चाटुकारों के झुंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साफ साफ उनकी उपाधि है गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के महाप्रबंधक, उनको भी गवर्नर जनरल भारत का कहे जाते हैं। तो कुछ तो बुद्धिहीनता है, कुछ चाटुकारिता है, कुछ उनका मिश्रण है। 1858 के पहले भारत में ब्रिटिश राज नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे और सैकड़ों कंपनियां होती हैं, जैसे इस समय भारत की बहुत सी कंपनी अमेरिका जा रही हैं, उसी तरह की एक कंपनी थी। लेकिन फर्क ये था कि उसमें कोई सुशिक्षित लोग नहीं थे। उसका रिकॉर्ड है, उसको ज़्यादा विस्तार अभी नहीं, क्योंकि विषय तो कुंवर सिंह जी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में लफंगे बेरोजगार किस्म के छोकरे, जिनको कोई काम इंग्लैंड में नहीं मिलता था, वो थोड़ा हिम्मत करके जाते थे और बड़ा रिस्क लेके जाते थे। जब ये क्लाइव वगैरह आए, 19 साल का बेरोजगार छोकरा ही तो था क्लाइव। ऐसे ही सब आवारा और बेरोजगार छोकरों के झुंड, क्योंकि वहाँ के अभिजन 1858 के 20वीं शताब्दी के शुरू तक इंग्लैंड का कोई भी अभिजन भारत नहीं आया। वो अपने नौकरों चाकरों को भेजते थे, और जब वो आए हैं तो वो रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। साफ लिखा है, सारा रिकॉर्ड जो उसका मिलता है। और जो उन्होंने यहाँ किया उसका जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जो इतना बड़ा झूठ, जैसे किसी योजना से आए, ब्रिटिश राज फैलाने आए, शासन करने आए, अंग्रेज बड़े चतुर थे, किसी चीज़ का कोई प्रमाण इतिहास में नहीं। वो आए थे और उनको एक मध्यकालीन ईसाइयत, क्योंकि अब तो ईसाइयत परिष्कृत हो गई है, जिसे मिडिवल क्रिश्चियनिटी कहते हैं वो लोग, उसका एक पागलपन था। इसीलिए तो उसको शर्म के मारे
उस सारे विचार को वो क्या कहते हैं, डार्क एजेस, अंधकार युग, क्योंकि उसमें ऐसा उन्माद, ऐसा वहशीपन, ऐसे पागलपन से भरे विचार थे कि सारी दुनिया में एक ही प्रकाश है, वो ईसाइयत का प्रकाश है वगैरह वगैरह। मूर्खतापूर्ण विचार से, उन्माद से भरे हुए लोग थे, जो बेरोजगार होने के बावजूद उनको एक अजीब सा उन्माद था, पादरियों ने भर दिया था कि ईसा ही धरती का उद्धारक है और इसका प्रकाश फैलाना है। तो वो नौकरी करते करते भी, जैसे अपने यहाँ होता है ना भाई, सब नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, शाम को रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, कोई और जो अपने इलाके का है, तो वो नौकरी करते हुए भी इस चक्कर में, इस जुगत में रहते थे कि ईसा का संदेश कैसे फैलाना है, उसके लिए क्या छल तिकड़म क्या करें। तो 1858 के पहले एक भी दिन भारत के किसी भी वीर पुरुष को विद्रोही कहना मूर्खता है या आत्मद्रोह। इतने बड़े बड़े वीर पुरुष हुए हैं, वीर स्त्रियां हुई हैं, झांसी की रानी है, तात्या टोपे, जिनका हम सब लोग दिन रात स्मरण करते हैं। जब उनको विद्रोही कह के स्मरण करते हैं तो हमें दोष लगेगा, क्योंकि हमारा ही शासन था और हमें शासन में थे सारे देश में, और ये लफंगे आए थे और छल से कुछ तिकड़म कर रहे थे, तो उनको उसी रूप में इतिहास लिखा जाना चाहिए। और जो 1858 यानी 57 में मुख्यतः जो लड़ाई हुई है, उसमें अंग्रेजों के सैनिक थोड़ी लड़े, वो तो बहुत कम संख्या में थे भाई। जिनसे अंत में जो ये लड़ाई हुई है, 60,000 अगर सैनिक हैं तो उसमें 190 ही तो कुल गोरे सैनिक हैं, बाकी तो सब भारतीय सैनिक हैं। अब ये एक दो तीन चीज जान लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिसे नेशन स्टेट कहते हैं, क्या होता है, वर्तमान को अगर आप जबरन अतीत में प्रक्षेपित करें तो बहुत भ्रांति पैदा होती है। नेशन स्टेट यूरोप में भी 19वीं शताब्दी से पहले कहीं नहीं था। स्वयं इंग्लैंड एक नेशन स्टेट नहीं है 18वीं शताब्दी तक, 20 राज्यों में बटा हुआ है, और वहाँ इतिहास के नाम पे सरासर लिखा जाता है कि जो लंदन के आसपास का छोटा सा इलाका है, उसका जो जमींदार है उसको इंग्लैंड का राजा बताओ। दूसरे राजा उसे नहीं मान रहे हैं और वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब हम लोगों को इंग्लैंड के बारे में ये नहीं पता। ब्रिटेन में स्टैंडिंग आर्मी 19वीं शताब्दी के शुरू तक नहीं थी, घबरा के उन्होंने बनाई है सेना। उसके पहले वहाँ उसका बिस्मार्क का बड़ा प्रसिद्ध मजाक है कि अगर ये इंग्लैंड के तथाकथित सैनिक इधर बढ़े तो हमारे सिपाही इनको गिरफ्तार कर लेंगे। उनको मजाक उड़ाया जाता था, उनके पास कोई सेना नहीं थी। तो अब उन्होंने लिख दिया कि ब्रिटिश सेना से कुंवर सिंह लड़े, ब्रिटिश सेना से झांसी रानी लड़ी, हम भी दोहराए जाते हैं। कोई ब्रिटिश सेना नहीं थी, भारत के ही सैनिक थे, भारत के ही राजा थे बहुत से, जो इसमें दो पक्ष थे। तो अब नया इतिहास ये लिखा जाना चाहिए कि ब्रिटिश समर्थक भारतीय राजा और भारतीय पक्ष, और ब्रिटिश विरोधी भारतीय पक्ष। लेकिन फिर उसको उस रूप में भी देखना चाहिए, उसको देशद्रोह वगैरह नहीं कहा जा सकता उसका, क्योंकि नेशन स्टेट नहीं। किसी को ये पता नहीं है कि नेशन स्टेट ऐसे जल्दी बन जाएगा। इंग्लैंड में भी वो बन ही रहा था, जिसे नेशन इन मेकिंग वो लोग कहते हैं। राष्ट्र अलग बात है, राष्ट्र तो वैदिक काल से भारत में है। राष्ट्र और ये जो अंग्रेजी का नेशन स्टेट है, इसमें आकाश पाताल का अंतर है। वो यूरोप में नेशन स्टेट 150 वर्ष पुराने हैं, कोई 175 वर्ष पुराना है, 200 वर्ष से पुराना एक भी नेशन स्टेट यूरोप में नहीं है। तो जो लोग यहाँ थे वो अपने हिसाब से व्यापार कर रहे थे, अपने हिसाब से राज कर रहे थे और अपने हिसाब से संधियाँ कर रहे थे। ये क्षत्रिय का धर्म है ना, राजाओं का भाई अपने ढंग से संधियाँ करना। तो ज़्यादातर जो है उनको ये लगा, धीरे धीरे जब ये लोग सफल होने लगे, कभी इन्होंने किसी हिंदू राजा को पटाया, कभी किसी मुस्लिम नवाब को पटाया, ऐसे करके संधि करने लगे, छल करने लगे। भाषा भी यहाँ की नहीं जानते थे और यहाँ के लोग भी उनकी भाषा नहीं जानते थे। तो अचानक उन्होंने कुछ, जैसे गुंडागर्दी कहते हैं, उसको करना शुरू कर दिया और उसको न्याय व्यवस्था कर दिया। क्योंकि आप वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में चला है उसको पढ़ लीजिए, और अगर कुछ नहीं पढ़ते, साफ सारे ही ब्रिटिश सांसद कह रहे हैं कि इन पर सबसे बड़ा अभियोग ईस्ट इंडिया कंपनी में ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने कभी लॉ की कोई डिग्री नहीं ली, उनको ये कंपनी के लफंगे भारत में जाकर न्यायाधीश बनाते हैं और ज्यूरी बनाते हैं। ये अभियोग है। उसके उत्तर में वारेन हेस्टिंग्स का जवाब है कि सर इंग्लैंड तो बहुत ही सुशिक्षित और सुसंस्कृत देश है ना, तो यहाँ तो हमको लॉ ग्रेजुएट चाहिए, लेकिन भारत तो कंवारों और अविकसित लोगों का देश है और इसलिए वहाँ हम किसी को भी न्यायाधीश बना देते हैं, इसमें आपको क्या लेना देना, वो तो ऐसे ही जंगली लोगों का देश है। इस तरह के तर्क वितर्क चले। तो मतलब जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो तथाकथित न्यायालय बनाती थी,
जो तथाकथित जज बनाती थी वो भी लफंगे थे, पैसा वैसा खा के पहले से तय रहता था कि क्या फैसले देंगे। और हमारे राजा और नवाब लोग चूंकि अपने अपने ढंग से संधियां कर रहे थे, तो बहुत से राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का साथ दे रहे थे। और इस साथ में बड़ी युक्ति से कई बार संधि कर लेते थे, इनको ये पता ही नहीं था। पुराना जो भारतीय संस्कार है वो अलग है कि जबान दे दी सो दे दी, और जो साथ दे उसका साथ देंगे, ये इतना छल करेंगे, रोज बदलेंगे, ये पता नहीं था। तो थोड़े दिन सफल हुए। अगर वो इतने ही होशियार थे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब ज़्यादा विकसित हो गई, सारे संसार का ज्ञान बहुत अधिक हो गया, आधुनिक प्रौद्योगिकी आ गई, तब इंग्लैंड कहाँ सिकुड़ के छोटा हो गया है, और अब आयरलैंड कभी भी उससे फिर से अलग हो सकता है। जाहिर है कि ये तो जैसे कोई पागल अचानक आ जाए, अब हमें पता ही नहीं है, हम समझेंगे भाई देखने में तो सीधा साधा दिखता है, तो अचानक हमारा कुछ उठा के भाग गया या कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, उस तरह की घटना है। ये पराधीनता वगैरह नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा अतिरंजित करके बताया जा रहा है। अंग्रेजों ने अपने पक्ष में बताया, फिर जब ट्रांसफर ऑफ पावर से जवाहरलाल नेहरू सत्ता में आए, ट्रांसफर ऑफ पावर अब तो प्रकाशित हो गया है ना, ट्रांसफर ऑफ पावर 12 वॉल्यूम पूरा 2,500-3,000 3,000 पृष्ठों का। तो संधियाँ की कि हम सुभाष बोस को युद्ध अपराधी मानेंगे, हम अंग्रेजी को बनाए रखेंगे, हम ईसाई धर्मांतरण की पूरी छूट देंगे, हम भारत का इतिहास ऐसे लिखेंगे जो इंग्लैंड के इतिहास से जोड़ कर लिखा जाएगा, साझा विरासत, साझी संस्कृति, ये शब्द उसमें कॉमनवेल्थ भी है। शुरू में साझी संपदा होगी, भारत की संपदा इंग्लैंड की ही संपदा है, आदि आदि संधियाँ जो की थी, उसके कारण उन्होंने भी उसी तरह का इतिहास लिखवाया। वो किसी काम का नहीं है। न तो पूरे भारत में एक दिन अंग्रेजों का राज था, 90 वर्ष लगभग आगे भारत में था भी, तो बहुत ही संधियों के साथ, छल के साथ, तरह तरह की संधि। 1858 की विक्टोरिया की घोषणा एक तरह का संधि पत्र है कि हम किसी भारत हम वचन देते हैं कि हम उत्तराधिकार के नाम पे वो छल नहीं करेंगे जो कंपनी करते थे, हम वचन देते हैं कि हम किसी भारतीय राजा की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, ये सब तो उसमें संधि है। तो जो वीर कुंवर सिंह जिनसे लड़े हैं वो भी भारतीय सैनिक हैं, उसको यथावत, चाहे वो डुमरांव के राजा हों, चाहे और आसपास के बहुत से राजा हों, चाहे सिख रेजिमेंट है उसके सैनिक ज़्यादा लड़े। ये जो रॉयल बंगाल आर्मी करके उन्होंने शुरू में तथाकथित बताई है, वो तो ज़्यादातर तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ही लोग हैं। उसके तो पूरा दस्तावेज मौजूद है, उन्होंने बड़े डिटेल में लिखा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण है, क्योंकि उन्होंने उसकी शाखा प्रशाखा से लिखा है कि ये कौन सी दतून करते हैं, क्या कलेवा करते हैं, कैसे ये केवल शाकाहारी, फिर भी इतने वीर हैं। बड़ी प्रशंसा की है उन्होंने, ये लोग तो अद्भुत वीर हैं, कभी मांस नहीं खाते और भोजन अपना खुद स्वपाकी हैं, अपना लेते हैं। एक ब्राह्मण दो अलग ग्रुप के हैं तो एक दूसरे के हाथ का नहीं खाते वगैरह वगैरह। तो बड़े चकित होते थे कि इसके बावजूद ये इतने वीर कैसे हैं, क्योंकि तो मांस नहीं खाते। तो ये जो बंगाल आर्मी है, ये जो अवध के विरुद्ध जब इन्होंने कोशिश की, अवध से बहुत ज़्यादा लगाव था सब इन लोगों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को, किसानों को, तो इन्होंने अचानक ये विद्रोह किया है। अब वो उनकी अपनी चालाकी है कि ये गाय के कारण, गाय की चर्बी के कारण हो गया, सुअर की, अंग्रेजों के जो तरीके हैं उनको धीरे धीरे हमें जानना चाहिए। वो हर चीज़ को बिलिटिल करके, छोटा करके दिखाना चाहते हैं। ये तो कोई एक मजहबी रिलीजियस चीज़ थी, मतलब ये अपने धर्म और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, ये गौरव इनको न मिले, इसलिए ये युद्ध को भी छोटा करके दिखा रहे हैं। इसका प्रमाण है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के सारे रिकॉर्ड्स, जिनमें से उसकी एक झलक हमने अपनी पुस्तक गोमाता में दी। बड़े बड़े सन्यासियों को उसमें क्या कहा जा रहा है? डाकू। फाइल ही रखी जा रही है खुफिया विभाग की ठगी और डकैती शाखा में। ये फाइलें हैं जिसमें दयानंद कौन है? डाकू है। फलाने स्वामी जी कौन है? डाकू हैं, लुटेरे हैं। मैंने शब्दों का सारा खेल ही तो इंग्लैंड की विशेषता, छल। कौन सी वीरता से वो यहाँ लड़े हैं? किसी वीरता से अंग्रेज यहाँ जीते हैं क्या? उनकी हैसियत ही क्या थी? उनके पास ये शक्ति ही नहीं थी कि भारत को जरा भी जीतते। तो हमारे ही लोगों से छल प्रपंच करके जीते हैं। और जो 1897 की सारी लड़ाई है उसमें एक तो सिख, दूसरे राजपूत, तीसरे गुरखा उनके साथ थे। और उसका मुख्य कारण भी इस तरह से देशद्रोही वगैरह कहने से काम नहीं चलेगा। उस समय किसी को पता नहीं था, पहली बात तो इनकी ये हैसियत नहीं दिखती थी, और अचानक इतना बड़ा ये वो कर देंगे 1858 में, जो कोई बहुत स्पष्ट नहीं था। तो सोचते थे, कोई हिंदू सोचता था कि इनको साथ लेके फलाने मुसलमान नवाब को पीट दो, मुसलमान सोचते थे हिंदू राजा को पीट दो। सब अपनी चालाकी और चतुराई में थे। और
तो हिंदू हिंदू भी आपस में जैसे अभी भी होता है, आज भी भारत में सबसे ज़्यादा मुकदमे गाँव में भाई भाइयों के तो चल रहे हैं, खेतों के चल रहे हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, भाई भाई ज़्यादा आपस में सिर फोड़ रहे हैं। तो ये हिंदू राजाओं और हिंदू और राजा और मुस्लिम नवाबों के आपस के झगड़े थे। इसमें से एक गुट ने सोचा कि इन विदेशियों का थोड़ा सहारा ले लो, और ये उसी में अपना दांव पेच करके, इनको रिकॉर्ड बनाने की बड़ी आदत है। रिकॉर्ड बनाने में इंग्लैंड का कोई जवाब नहीं, लेकिन उस रिकॉर्ड से क्या होता है पहले तो देखने में, अभी जो पढ़ाई चल रही है उसमें बड़ा भव्य दिखता है, लेकिन अगर रिकॉर्ड बनाने की सारी शक्ति होती तो 90 साल में आपको जाना क्यों पड़ा भारत से। बहरहाल तो उन्होंने ये सब रिकॉर्ड रखा कि ये विद्रोही हैं और विद्रोहियों ने ये किया। कोई विद्रोही नहीं, सब देशभक्त वीर पुरुष हैं, वीर कुंवर सिंह हो चाहे रानी झांसी हो, यही हमारे भारत के असली शासक हैं। तो हमको जो इतिहास लिखना है, भारतीय शासकों से ब्रिटिश भक्त भारतीय शासकों की लड़ाई है 1857। स्वदेशी अधिक धर्मनिष्ठ, अधिक सजग, क्योंकि इनको ये पता था कि ये ईसाइयत को फैलाना चाह रहा है, अधिक सजग, अधिक देशभक्त और अधिक धर्मनिष्ठ भारतीय शासकों से थोड़े प्रमत्त, थोड़े लोलुप और थोड़े समझौता परस्त भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई है 1857। इस तरह से देखना चाहिए। तो जो जैसे जो गोली लगी है गंगा पार करते समय वीर कुंवर सिंह जी को, वो भारतीय सैनिक की ही तो गोली है। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक हैं। 100, 150, 200 से ज्यादा तो किसी भी टुकड़ी में अंग्रेज सैनिक थे नहीं। जो उन्होंने एक रचना रची थी कि हेड हम कहलाएंगे और इसके मतलब हर टुकड़ी के कमांडर हम कहलाएंगे आदि, ठीक है, लेकिन सब भारतीय टुकड़ियाँ लड़ रही थी। और उस समय तक ये पता नहीं था 1857 का कि इसका ये अर्थ होता है। अपने यहाँ वहाँ भी ऐसे ही चलता था। इंग्लैंड में तो जैसे मैंने बताया सेना थी ही नहीं, लेकिन फ्रांस, जर्मनी वगैरह में भी यही था, जिसे आज अब गाली देने के लिए भाड़े के सैनिक कहते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक सारी दुनिया में ऐसा ही था कि फ्री मार्केट जैसा था, और जो लड़ रहे हैं इसके जो समर्थ है वो कुछ लोगों को भर्ती करता है कुछ शर्तों पर और उनको अपने लिए लड़वाता है। तो जो भारतीय सैनिक है, क्योंकि भारत विश्व का एकमात्र देश है जहाँ के गांव-गांव में योद्धा होते रहे हैं और युद्ध की प्रवृत्ति है, यानी विश्व का अद्वितीय योद्धा राष्ट्र है भारत। भारत के सभी किसान योद्धा हैं। तो यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा इसका अभ्यास था। तो जब इसका अभ्यास था तो ये भी अभ्यास था कि भाई जो रखे उसके प्रति भक्ति दिखाओ। अब ये नेशन स्टेट जो बाद का क्रिएशन है 1947 का, उसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं 18वीं शताब्दी और मध्य 19वीं शताब्दी में। और इस प्रोजेक्शन किसी चतुराई के लिए करते, जैसे अंग्रेज सारा करते हैं, तो वो नहीं, अपनी निंदा के लिए, अपने को छोटा दिखाने के लिए, अपने ही महान और वीर पूर्वजों को विद्रोही कहने के लिए। तो बड़े शर्म की बात है। तो इसको धीरे धीरे अब छोड़ देंगे। इसमें भी कोई गाली गलौज की जरूरत नहीं है कि तुम बड़े गड़बड़ हो। ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर के कारण शिक्षा और संचार माध्यमों पर नेहरू गैंग का अधिकार रहा, एकाधिकार रहा, उससे जो तमस फैलाया गया भारत में, अज्ञान फैलाया गया, ये उसका परिणाम है। उससे मुक्त हो जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो अगर हम ज्ञान की ओर चलते हैं तो पता चलेगा कि वीर कुंवर सिंह एक श्रेष्ठ भारतीय राजा हैं, एक धर्मनिष्ठ भारतीय राजा हैं, और वो धर्मनिष्ठा और देशभक्ति के भाव से युद्ध कर रहे हैं, जिसमें युद्ध भी अंग्रेजों से नहीं हो रहा है मूलतः, जिसमें कम देशभक्त अप्रमत्त भारतीय राजा और नवाब सहयोग दे रहे हैं अपने अपने कारणों से। क्योंकि ये जो सिख रेजिमेंट है, आखिर उन्होंने 19 बटालियन शुरू में बनाई थी, फिर तो 45 तक हो गई। ये क्यों नहीं साथ दे रही है? ये भी कोई विद्रोह के कारण है, क्योंकि जो पहला सिखों से अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई उसमें तो ये पूरी तरह हार गए। दो जिन्हें वो सिख एंग्लो सिख वार कहते हैं, वस्तुतः वो भी भारतीय राजाओं के ही कुछ सैनिक इधर थे अंग्रेजों की तरफ और उधर सिख थे, जिसे एंग्लो सिख वार कहते हैं। उसमें असल में सिखों से भारतीय सैनिक लड़े थे। तो सिखों के मन में उन जातियों और उन समूहों के प्रति दूरी का भाव था, विरोध का भी भाव रहा होगा, शत्रुता का भाव भी रहा होगा कि हम इनका साथ नहीं देंगे। तो पहले तो उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था, फिर अचानक इन्होंने तब पहली बार सिख रेजिमेंट बनाया और सिखों की बड़ी संख्या को तोड़ फोड़ करके भर्ती करना शुरू कर दिया। सिखों से ही फिर सिखों को हराया है। फिर भी सारे सिखों में उन जातियों के प्रति, उन राजाओं के प्रति विरोध भाव था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था उनको हराने में। इसलिए उन्होंने 1857 में
अंग्रेजों का साथ दिया बदला लेने के लिए, क्योंकि उस समय ये नेशन स्टेट सामने नहीं है। इसको अगर सत्य को याद रखें तो इस लड़ाई की असलियत सामने आ जाएगी कि हर राजा अपना प्रतिशोध ले रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने ढंग से चीज़ों को बढ़ा रहा है।